उत्तराखंड में हर साल आसमानी आफत से तबाही मचती है। कभी टिहरी, कभी उत्तरकाशी, कभी चमोली, कभी रुद्रप्रयाग, तो कभी बागेश्वर या पिथौरागढ़। इस बार कुदरत का कहर देहरादून जो राजधानी है वहाँ से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव सरखेत और उसके आसपास के गांवों में कहर बनकर टूटा। 19 और 20 अगस्त को मूसलाधार बारिश हुई और पूरे जो मालदेवता में आसपास के इलाकों में जमकर बारिश बरसा। उसने कई इलाकों में तबाही मचाई। खेत बहे, मकान मलबे में दब गए और 5 लोगों की मौत भी इसमें हुई। पूरे बादल घाटी और मालदेवता के इलाकों में तबाही के क्या मंजर था वो आपको दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं इस पूरे इलाके में, बांदल वैली में। तो चलते हैं सरखेत गांव और दिखाते हैं उन आपदा पीड़ितों की जुबानी की क्या हालात हैं और किस तरह वो अभी रह रहे हैं। 19 तारीख को अचानक 4 बजे शाम से बारिश लगी। पूरी रात को बारिश होती रही। रात को अचानक नदी उफान में आ गई, जिससे कि लोगों के घर पूरे बह गए। सब लोग कोई रोड में खड़े रहे, कोई कहीं, ऐसे पूरी रात को ऐसे रहे। उस दिन से अभी तक यहाँ पे ना तो बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। हम लोग वैसे ही परेशान हैं, अभी रात को सोते नहीं। कितने परिवार प्रभावित हुए? परिवार करीब 20-22 परिवार हैं सारे। ऐसी आपदा आपने जीवन में देखी कभी? नहीं, पहली बार हुआ। आप लोग घर में ही रह रहे हैं या आप कैंप में रह रहे हैं? नहीं, हम तो घर ही रह रहे हैं। दिन पर दिन खतरा बढ़ती जा रहा है। इधर भी गांव में पूरा खतरा पैदा हो गया। यहाँ पर हमारी दुकानें वगैरह हैं, सब बहने की उसमें है। नदी अपने लेवल से कितने ऊपर आ गई है? बहुत ऊपर आ रखी है। अब तो ये तो बहुत गहरा था। पिछली बार इसका खुदान हुआ था, बिल्कुल नीचे बैठ गई थी। आज ये इतनी ऊपर चढ़ गई कि पता ही नहीं लग रहा अब कहाँ पे नदी थी और कहाँ जा रही है। ये क्षेत्र टिहरी वाला है, ये देहरादून वाला है, बंटा हुआ था। पर अब पता ही नहीं है कहाँ नदी कभी टिहरी में है तो कभी देहरादून में है। गोठा गाँव पहले देख रहा तब जवाब जाएगी तो क्या करें? देर लगनी है, डर लगने और क्या। आंगन में पानी आएगी, बीच में पानी आएगी सारा। ये दिन बाढ़ आवे दिन कोई देखी था। और परिवार में कितने लोग थे? परिवार में 20-22 लोग। इस आपदा को आए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बांदल घाटी में जो गांव हैं वहां के लोग डरे और सहमे हुए हैं। दरअसल 19 और 20 अगस्त के बाद कई बार जो बांदल नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है। कुछ और जानते हैं कि क्या इससे पहले भी सालों पहले कोई ऐसी आपदा या ऐसी भीषण तबाही इस पूरी घाटी में हुई थी। आपका नाम? प्रेम सिंह कोटवाल, ग्राम सरखेत। ऐसे आपदा तो ये पहली बार हुई भाई। हमारे बाप दादा से लेके 14 में आई थी, पर हल्की आई थी, इतना नहीं। खाली रोड बगी थी। इस टाइम तो हमारे जितने भी मतलब ज़मीन थी, गौशाला थी, सब सुहा कर गया। और मकान भी आने वाला नंबर है, मतलब अगर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। मतलब 14-13 में, जब 2013 में 14 में आई थी, 13 में बद्रीनाथ केदारनाथ में आई थी। यहाँ तब यहाँ 14 में आई थी, पर इतना नहीं हुआ था। खाली सड़कें कटी थी, ज़मीन हमारी सुरक्षित थी। मतलब तो इस बार तो मतलब ज़मीन भी गई, गौशाला भी गए, और अब जो रहने का आवास है वो भी मतलब इस तरह रही। प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया, वो भी ध्वस्त हो जाएगा।
तो प्रशासन अच्छा, से नदी के किनारे भी कई लोगों ने घर बना लिए थे, रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट थे सारे गए वो। मतलब वो तो ये है कि कुदरत तो अपना जलवा दिखाएगा। जब तुम जूठे पत्तल या मीट की हड्डी डाल के वहाँ करोगे, वहाँ जो नहाओगे, वहाँ इस पेयजल को दूषित करोगे तो ऊपर करते वाला छेड़छाड़ करोगे तो वो तो बिगड़ाड़ करेगा ही। और ये नदी आपकी लाइफलाइन भी है। लाइफलाइन भी है, हमारी लाइफलाइन भी है। इस नदी का पानी पूरा दिल्लाम जो वाटर बॉक्स में जाता है, पूरी देहरादून की लोग पीते हैं। और ये पर्यटक लोग आगे ना इस नदी को दूषित कर रहे हैं। तो दिखा दिया भगवान ने अपना रूप, दिखा दिया ना। परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ रही। वो तो लोग चले गए ऐसा आराम करके, कोई तो साले भाग गए होंगे। जो रात को नदी आती है धनोल्टी के नीचे से, धनोल्टी के नीचे से आती, कद्दू खाली नहीं जाता है, धनोल्टी के नीचे से आती है। तो ताऊ जी आंखों में उनके आंसू भी हैं और वो ये बता रहे हैं कि इस नदी को कितना दूषित किया गया, कितना इसमें जो शराब है, मीट मछली इसके किनारे बनती थी। और इसमें दोष सभी का एक तरीके से कहेंगे, यहाँ के लोकल लोग भी दुकानें उन्होंने बनाई, बाहर के लोग आते थे देहरादून आसपास के, और इस नदी के किनारे एक अजीब सा पर्यटन चल रहा था जो खुद वो बयां कर रहे हैं कि अगर नदी दूषित नहीं होती तो शायद इतनी भीषण तबाही भी ना आई होती। ये नदी जो तबाही मचाई जिसने, ये इस पूरी वैली की लाइफलाइन भी थी, क्योंकि इसी के किनारे खेत थे, उसमें सिंचाई होती थी। और यहाँ की सब्जियाँ पूरी देहरादून के मार्केट में सब्जियाँ भी बहुत होती ना, सब्जियाँ होती थी, ऊपर होती थी यार, सब्जियाँ होती थी। मतलब हमारी तो ये व्यवस्था हो गया, हम अब तो सड़क पे आ गए, हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये खेत बनाने भी मुश्किल है, पूर्वजों के बनाए हुए हैं। बन के क्या फायदा, बनने का तो असंभव है, खेत बन भी नहीं सकते ये। और आप भी डर गए होंगे कि 19 अगस्त की वो सुबह थी जब बांदल घाटी के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि आखिरकार ऐसा मंजर भी हमें देखने को मिलेगा। पूरी रात बारिश लगातार होती रही और उसके बाद से सुबह के टाइम पर अचानक एक जलजला आता है जो अपने साथ तमाम वो चीज़ें बहा कर ले जाता है जहाँ पर कि लोगों के आशियाने थे, मकान थे और कुछ लोग भी वहाँ पर लापता हो गए थे। उसके बाद हम जिस तरह से कहें लगातार प्रशासन को पता चला, उसके बाद आनन फानन में पूरी जो ये टीमें थी, SDRF की टीमें थी, NDRF की टीमें थी, जिला प्रशासन थे, मौके पर तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं, सरकारी मशीनरी आती है, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरा ये जो बांदल घाटी का एरिया था उसमें पूरी तरह से पानी आ चुका था, मलबा आ चुका था। सैलाब में तमाम जो कई घर थे वो पूरी तरह से बह चुके थे। लेकिन एक और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो सरखेत के ऊपर एक गांव पड़ता है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर प्रधान जी ने इस गांव के लोगों को फ़ोन कर दिया था। तो सुबह के टाइम पर आनन फानन में लोग अपने आशियानों को छोड़कर अपनी ज़रूरत के चीज़ों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने पहुंचने की कोशिश की है। अगर वो फ़ोन ना आता तो हो सकता था कि तमाम और भी लोग इस आपदा की भेंट ज़रूर यहाँ पर चढ़ पाते। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगभग ये पूरी तरह से जो सैलाब था ये सब कुछ वहाँ पर ये बहा ले गया था। उसके बाद अगर मैं आज आपदा के कई दिनों की अगर बात करूँ तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जो ये मंजर है ये और भी भयावह होता हुआ जा रहा है, चूँकि लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो पानी है वो अब धीरे धीरे जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी काटता हुआ चला जा रहा है। जो लोगों के मकान हैं जो कि अब थोड़ा बहुत बचे हुए हैं उस दिन के बाद वो भी अब धीरे धीरे खिसकते हुए इसलिए आ रहे हैं कि जो पानी है उनके नीचे को जो तल है उसको काटता हुआ आ रहा है। तमाम जो खेती है लोगों की वो चौपट हो गई है, विद्युत जो लाइन है वो भी चौपट हो चुकी है, पानी के नल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो जल स्रोत थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। बस अब सिर्फ नामो निशान है तो सिर्फ आपदा के उस रात के जो कि उस रात की आपदा की तस्दीक करते हैं। पूरी रोड साफ हो गई है।
19 तारीख रात को हुआ और फिर परसों रात को और ज़्यादा हो गया। जब तक व्यवस्था बनी, सड़क, बिजली, पानी आने जाने का, एम्बुलेंस भी आ रही थी, फिर परसों रात और ज़्यादा कर दिया इसने। और नीचे पीपीसीएल में तो पूरा बहा के ले गया वो नाला बहुत तगड़ा आया। अब क्या स्थिति है? लाइट, पानी, बिजली बस लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से लाइट तो आ जाएगी, बोला तो है उन्होंने कि आज दे देंगे हम। लगे हुए हैं वो लोग भी, मशीनें भी लगी हुई हैं। आपका पर्सनल नुकसान? पर्सनल नुकसान 3-3.5 बीघा ज़मीन चल गई और सामान सब कीचड़ उचड़ धोया हमने, घर में घुसा हुआ है उधर पूरा कट गया। ये किचन भी गिर गया आज, और ज़्यादा देखा मैंने गिरा वो से पीछे की दीवार। परिवार के लोग कुछ माल देवता हैं, कुछ रायपुर में है, डंगर बौठा गाँव में कर रखे ऊपर औरों के पास। तितर बितर हो गए सब इधर उधर। कंप्लीट किया मुझे सरकार ने 1-1 लाख रुपए की तो हमें चेक दिए हैं जी, और खाने पीने की हमारे लिए व्यवस्था कर रखी। ये स्कूल है नीचे माल देवता में, हमारे बच्चे जो हमारे 11 परिवार हमारे ऐसे हैं जिसमें जो हमारा कोई हमने ना चिम्मच तक नहीं निकाल पाए, और घर छोड़ के फिर दूसरे दिन हमें आदमी लेने आए, तहसीलदार लोग, प्रशासन आया, प्रशासन जो हमें वहाँ नीचे स्कूल में ले गया। अब ये नुकसान हम क्या बता पाए, आप अंदाज़ा आप ही लगाए। जब पूरा घर चम्मच भी नहीं निकाल पाए तो इसके अंदाज क्या लगाना हमें। ये तो एक आदमी की पता नहीं करोड़ की संपत्ति भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमारे पास कुछ नहीं है, बस जोर था, पत्ता था, सब खत्म, कुछ नहीं हमारे पास। हमारे पास एक जो कपड़े ये पहन रखे थे यही कपड़े हमारे पास बचे हुए, हमारे पास कोई कुछ नहीं बचा हुआ। ज़मीन भी दब गई, सब कुछ दब गया। तीन माँ मुखी था और 6 मौसी थोड़ा अर्जेंट बिड़वाल था। बस 60 साल कोई मैंने कभी नहीं हुई। अब बच्चों को बोले भी छोड़ो खाओ होएगा। नदी तो उम्मीद थोड़ी नदी आली पर नदी गए थे ना बहुत, नदी को उम्मीद थोड़ी नदी आली और मेरे खाओ देखो खाओ मत पूछे ना वो। तो जब अपने मनो जो बोले मैं जब माए तब बगनाया खाए तब आए वो, तब खाओ आए तभी छोरा गार्डन भरी छोटा ही बच्चा भी जहानी कहानी नाती मेरा भी नाते नहीं वो खेता ना पड़ोस पर बिल्कुल। तब चलो बेटा पानी में जे, तब पानी में चलो फिर तब कोई का खुटा मोसने कोई बीजी तब पीना चलो पानी में की बुरा हाल हुआ बेटा हमारा। बस वो दिन कभी याद जिंदगी भर नहीं भूलने। बस भैंसा को हमारी गाय इतनी बगी हमारी बगी थी पर पीपीसीएल मिली बेड़ा ये पेपटी गए ना लोग उन बोले तुम्हारी गाय बची है। किला से मत वही से मत यहीं थे वो मोरा से मत बस बगी गए पर बचने हुए पूरी जिंदगी भर कम है सब गए। है सब गए बाबा, सब चीज था बताओ क्या सब चीज था बस। और क्या बोलने बस जान नहीं बचा सके बच्चों के। तिनका इकट्ठा करके एक आसियाना बनता है और जब कभी तबाही आती है, बादल फटता है, बाढ़ आती है, वो पूरा आसियाना उसमें बह जाता है, दब जाता है, तब कितना दुख होता होगा उस परिवार को। ऐसे ही परिवार के एक शख्स हमारे साथ हैं। क्या आप नाम क्या चाहिए? मेरा नाम शांति पवार। आप लोग मकान पूरा दब गए हो एन चंदुई पर कमरा रहे हैं, 2-3 कमरा डंगर डोर सब दब गए। पानी सबसे ज़्यादा कब है? रात ही आई? रात आए 12:30 बजे। 12:30 बजे आए हैं जी। आप लोग रात ही वो बड़े बस हम 12 बजे उठे हम खड़ा, हमारे सास बटाने की बैर बरखा होने तब उठे हम खड़ा आयो बैर तो तब तक तो नॉर्मल था। जब आप लोग मकान चिमी देखी आऊँ आप लोग कना भगो बच्चों थे लेके सब किना की तरफ गो आप लोग? बस हम सीधा आए अपना घर में। पहले जब हम घर में आए तब रे पूरा महुआ भर गए, तब अंच छत में गयो 2 मंजिल में गयो अंच वो गयो। फिर जब पूरा दब गया तो वो भी लग गए थतलाना ना, बोली वो जड़ दो तो मैं लड़का ने खींचे मेरा हाथ की, मम्मी पागल हो गई कि ये यहाँ क्यों आ रही के ऊपर। फिर हम पड़ोसी गए पूरा पड़ोसी गए तो अरे पोर भी नदी गए भयंकर। तब हम उनके में उनका छत में छलांग लगाए। और मकान का पुराना वालों हाँ है कब बनो मकान मकान तो हमारू सन 1997 में बनो
96 95 97 में भी हुए थे, मतलब 2 साल पहले। जी सब हुआ मिले हाँ जी, पूरा सामान की जगह बोला सामान हुई जो किचन में मेरे बच्चे बच्चे बस, और निसक पूरा बर्बाद हो गई। एक जिद का भी विस्थापित चूंक सब का मकान है। हाँ जी, मकान नहीं दबगियाँ हाँ बग गए पूरा। इस मालदेवता के जूनियर हाई स्कूल में 11 परिवार हैं जिनके मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। ये उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। जिस दिन आपदा आई थी उस दिन से उनके जो पीड़ित हैं उनके परिजन आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। खाने की प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है और खाना प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जिनके मकान टूटे हैं उन्हीं को दर्द मालूम है कि कितना नुकसान कितना हुआ होगा, क्योंकि एक मकान की कीमत सरकार भले ही 1 लाख रुपए या 1,05,000 रुपये दे रही हो, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा होती है इन इलाकों में मकान बनाने की। अब उन इलाकों में दोबारा मकान बनाने की शायद ही ये परिवार दोबारा सोच रहे होंगे। सबकी एक ही मांग है कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर विस्थापित कर दिया जाए। ये तो जो सर्किट वाला ये हमारा देहरादून में आता है। आप मकान का गमचा है जगह में स्कूल से अच्छा वैसे थोड़ा मत हम सो गए थे, हल्की बारिश थी, हमें थोड़ा खाला है ना वहाँ पे, उसका डर था, तो इसके पापा जगे हुए थे, सोए नहीं। हम तो तीनों सो गए थे और सास मेरी, फिर वो बैठे रहे पड़ोस में। 12 बज गए थे तब जैसे बारिश हुई और वो नदी देखी उन्होंने, वो उधर से भाग के आई कि वो नदी आ गई। जैसे बिजली कड़की ना, उसके उजाले में दिखा थोड़ा पानी, वैसे तो अंधेरा हो रखा था, पर जैसे बिजली के उजाले में नदी देखी उन्होंने, इधर अपनी साइड आते हुए ऐसे भाग के आए। ये तो सो रखे थे बच्चे, सास। तब मेरी जेठानी हो रहे थे ना, उनके बच्चों को बुलाया, फिर वो भी भागे। एक ने लड़के को पकड़ा, एक ने। तब मेरे पति ने उनको और सास को निकाला नदी से। डर लग रहा था उस समय आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। तो पानी कहाँ तक आ गया था उस समय जब आप लोग घर से? घर के थोड़े ही बस पहुंचने वाला था घर के पास, तब तक हम ऊपर भागे। जब तक प्रधान जी है ना हमारे, उनके घर तक पहुँचे हम। जब तक उनके घर में गए तब तक खाला भी आ गया। फिर हम उनके घर की छत से छलांग लगाई, तब फिर सड़क के ऊपर जंगल में गए। रात भर बज गए? हाँ जी। भैया नदी घाटी में जो गांव होते हैं उनमें हमेशा इस तरह बड़ी आपदा का खतरा बना रहता है। जो बादल घाटी है वहाँ पर कई परिवारों के मकान एक तरीके से जमींदोज हो गए हैं। अब उनकी एक ही उम्मीद है कि सरकार उन्हें विस्थापित करे, लेकिन विस्थापन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। आज भी पूरे उत्तराखंड में 450 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो विस्थापन की बाट जो रहे हैं। ऐसे गांव बहुत हैं जो पूरी तरीके से आपदा के जद में हैं। अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित जगह पर अपने फिर से आशियाना बनाने का मौका मिले। और ये आसान भी नहीं है। सरकार का जो मुआवजा है वो इतना कम है कि उसमें ज़मीन भी इनको मिल जाए तो वो भी बहुत मुश्किल है। मकान खड़ा करना सालों की एक लंबी प्रक्रिया है। बादल घाटी की जो स्टोरी है वो आंखों में आंसू ले आती है, जो हम लोग लगातार इस स्टोरी के पीछे थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कभी भी नदी के किनारे बसना सुरक्षित नहीं रहा है। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।